हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं और वेलकम टू केमवेदा। और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी अल्कोहल फिनोल की अल्कोहल की नहीं, फिनोल की कुछ रिएक्शन स्टार्ट की थी हमने। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, बाकी जो रिएक्शंस बची हुई हैं इस टॉपिक से, वो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी। दो तीन रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से करिएगा आज आप। अगर आपने वो आज कर ली तो आपके मार्क्स जो एग्जाम के अंदर श्योर हैं। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है उस टॉपिक से आएगा, आता है। 99.999% तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपका कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन मिलता है। तो आज के टॉपिक को बड़े ध्यान से करिएगा भैया जी, क्योंकि आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बातें नहीं करते हैं ज्यादा और अपने काम पर आते हैं, और काम था हमारा रिएक्शंस पढ़ने का। ओके, चलिए। तो लास्ट हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी उसके अंदर। एक मैंने बताया था आपको हेलोजनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, और फिडलक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते थे, है ना। आसान सी रिएक्शन, उतनी बड़ी नहीं है। एक रिएक्शन जो थोड़ी सी पेपर में आती है, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कई बार, बहुत बार से आ रहा है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, बट जो क्वेश्चन यहां से आ सकता है वही आपको बताना है। एनसीईआरटी बेस की अगर हम बात करें तो भी इसमें ध्यान में क्या रखना है आपको, बेसिकली वही चीज आपको मैं आज बताऊंगा। पहले तो हम बात करेंगे कि करना क्या है। नाइट्रेशन में हम यूज क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, यही तो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर। इसको हमें यूज करना है, लेकिन इसके बेटा जी 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, कि उसने आपको पेपर में उसने डाइल्यूट बोला हुआ है या कंसंट्रेटेड बोला हुआ है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसको उसने एग्जाम में आपको क्या बोला हुआ है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाँ, कई बार आपको ये भी देखना पड़ सकता है खुद ही कि प्रोडक्ट क्या पूछा हुआ है। प्रोडक्ट के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें डाइल्यूट लेना है या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में बांध लीजिएगा, यहां से आप बहुत बातें निकल के आने वाली हैं। ओके, चलिए। अगर हम बात करते हैं पहले कि अगर मैं ले रहा हूं इन केस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर हम नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट रखते हैं तो भैया जी कब क्या हुआ, तब क्या होगा। पहली बात तो ये कि इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा जी, वो आपको ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, है ना। ये है, यहां हम लिखते हैं डाइल्यूट HNO3, दैट इज दिस। और हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब एक तो ये बात कह सकते हैं यहां से कि मोनोनाइट्रोफिनोल मिल रहा है। मोनोनाइट्रोफिनोल, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है कि मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोफिनोल मिल रहा है ना। यही तो बात है, एक तो मोनोनाइट्रोफिनोल मिल रहा है, दूसरा मिक्सचर मिल रहा है। मिक्सचर क्या मिल रहा है? ऑर्थो प्लस पैरा मिल रहा है। अब बात यहां से एक और आपके दिमाग में आएगी, सर ज्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला बनेगा कि ऑर्थो वाला बनेगा? हाँ बताइए, जानने के लिए देखते रहिए इस टॉपिक को। अगर हम बात कर रहे हैं कि डोमिनेट कौन करेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, जो ऑर्थो आइसोमर होता है, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जो आपको मिलेगा वो ही आपका ज्यादा डोमिनेट होगा। ये बात भेजे में घुसा के रखिएगा। देन पैरा। क्यों होगा? क्या इसका रीजन है? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? बड़ा ही आसान सा रीजन है भैया जी। देखिए, जब हम ऑर्थो को ड्रॉ करते हैं बेटा जी, तो ये जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है ना, नाइट्रो ग्रुप का, ये कहता है भैया जी हम इसके साथ स्टेबल कर लेंगे, इसको H बॉन्डिंग बना लेंगे। और इस H बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? इंट्रा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही है। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग इसका नाम होगा ना, बिल्कुल होगा। तो क्योंकि ऑर्थो आइसोमर के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, इसी वजह से इसकी डोमिनेशन जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो पैरा से ज्यादा है। क्योंकि यहां से देखो एक रिंग बन गई, और इसको क्या बोलते थे? चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन।
ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है, चिलेशन हो रही है। तो इस चिलेशन की वजह से ऑर्थो की स्टेबिलिटी पैरा से थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उस वजह से ही ऑर्थो जो है वो डोमिनेट करता है पैरा से। एक तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। दूसरा क्वेश्चन जो हर बार नीट के अंदर आ रहा है, मतलब कई बार आ चुका है नीट के अंदर, जेई में तो फिर भी थोड़ा सा चांसेस कम है, या बोर्ड में आ रहा है सीबीएसई के अंदर, वो टॉपिक क्या है। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भी है, वहां से भी आप कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से, वैसे भी आता ही रहता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या है। देखिए वो आपसे कह रहा है, वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भैया आप देखो मिक्सचर बना है, साफ दिख रहा है हमें, तो भैया हमने जब बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने फिनोल ले लिया, फिनोल में डाल दिया नाइट्रिक एसिड डाल दिया, और उसके बाद जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर कुछ ऑर्थो घूम रहे हैं, कुछ पैरा घूम रहे हैं, कुछ ऑर्थो घूम रहे हैं, कुछ पैरा घूम रहे हैं ना। अरे हाँ, अब हमें इनको अलग करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। तो अब बात उठती है कि सेपरेट कैसे करें, हाउ वी कैन सेपरेट देम। तो रीजन, तरीका क्या है, तरीका है भैया जी आप इसकी स्टीम डिस्टिलेशन कर लीजिए। 11th के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस टॉपिक आता है ऑर्गेनिक के अंदर, वहां मेथड आते हैं सॉरी तो वहां पर आपका मेथड आते हैं सेपरेट करने के। ओके, तो उसमें से एक मेथड आपका स्टीम डिस्टिलेशन, तो इसकी हेल्प से हम ऑर्थो और पैरा को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे, जो आपका ऑर्थो आइसोमर है बेटा जी, ऑर्थो ये ऑर्थो ही बड़ी काम की चीज है, ये आपका स्टीम वोलेटाइल है। मतलब जब स्टीम पास करेंगे, स्टीम की वजह इसको हीट करेंगे मिक्सचर को, तो ऑर्थो के वेपर बड़ी आसानी से बन जाएंगे, स्टीम वोलेटाइल होता है। तो ऑर्थो आइसोमर तो स्टीम वोलेटाइल है, लेकिन जो पैरा है वो स्टीम वोलेटाइल नहीं है, और इस वजह से नॉर्मल सी बात है, इसके वेपर बनेंगे, पैरा के वेपर नहीं बन पाएंगे, तो पैरा रह जाएगा पीछे, ऑर्थो उड़ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब कि ऑर्थो आइसोमर को सेपरेट किस मेथड से करना है, इसके पहली बात तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से करना है, और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में सेपरेट कौन होगा, ऑर्थो आइसोमर के वेपर बन के ऊपर उड़ जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपका प्यारा सा पैरा आइसोमर रह जाएगा। टेन टेन टेन, ठीक है। तो क्यों होगा, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ऑर्थो आइसोमर कैसा है, स्टीम डिस्टिलेशन है। स्टीम डिस्टिलेशन क्यों है, ये वोलेटाइल क्यों है, सॉरी स्टीम वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो करता है, उसमें जो ऑसिलेशन होती है, इसी वजह से इसके वेपर बन जाते हैं, है ना, आसान सा। चलिए जी, तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कौन कितना बनेगा। ओके जी, चलिए उसके बाद बात करते हैं एक और चीज की, ध्यान रखिएगा कि अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हैं तो बनता जरूर है नाइट्रोफिनोल, लेकिन नाइट्रोफिनोल उतना नहीं बनता है जितना बनना चाहिए था, यील्ड बहुत कम होती है। तो यील्ड कम क्यों होती है, यील्ड कम इसलिए होती है क्योंकि जो HNO3 है ना बेटा जी, HNO3 वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो इस रिंग को भी नहीं बख्शता है, इस रिंग को क्या कर देता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से हमें उतना अच्छा नाइट्रोफिनोल नहीं मिलता है जितना अच्छा नाइट्रोफिनोल हमें मिलना चाहिए था। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बनाना तो हमें नाइट्रोफिनोल है, बना के तो हम छोड़ेंगे, बिना बनाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो तरीका कुछ और अपनाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, हम हमारे फिनोल की रिएक्शन, पहले नाइट्रस एसिड से कर लेते हैं। सुना ना नाम आपने, एक नाइट्रिक होता है और एक नाइट्रस होता है। तो यहां से क्या बनेगा भैया जी, पहले, ओहो क्या बात है, आप यहां पर पहले NO लगा लोगे, NO, और जब ये बन जाए तब इसकी रिएक्शन आप फिर डाइल्यूट HNO3 से कर देना, क्योंकि फिर इसका असर कम हो जाएगा, और असर कम हो गया तो फिर ये आपको बना के दे देगा नाइट्रोफिनोल। तो ये एक तरीका हो सकता है नाइट्रोफिनोल बनाने का। तो ये हमने केस डिस्कस कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और अब हम बात करेंगे एक स्टेप और ऊपर, अब एसिड हम लेंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। वो तो बड़ा आसान सा है भैया जी, बड़ा ही आसान है। सेकंड केस ले रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट क्या दे रहा था आपको, मोनोनाइट्रोफिनोल, लेकिन जब आप बात करोगे
कंसंट्रेटेड की। ओहो, तो ये कहेगा जब डाइल्यूट एक बना सकता है, मैं तो फिर भी कंसंट्रेटेड हूं, तो मैं तो जितनी पोजीशन खाली मिलेंगी ऑर्थो पैरा की सब बना डालूंगा, है ना। दैट मीन्स तो क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल। वाह वाह, 1 पोजीशन आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज द नेम। ओके, दैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वी गेट ट्राई डेरिवेटिव, ट्राई डेरिवेटिव, ट्राई डेरिवेटिव, ट्राई डेरिवेटिव, ट्राई 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 ट्राई। ठीक है, तो यही बात आपको मुझे समझानी थी। इसका कॉमन नेम क्या होता है जो बड़ा काम आता है ऑर्गेनिक के अंदर, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड हाथ पे गिर जाए तो हाथ को पीला कर देता है, ये एसिड हाथ का रंग पीला कर देता है, पीला, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। ओके, तो ये हो गया। लेकिन आजकल ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाने का या ब्रोमो नाइट्रोफिनोल बनाने का एक तरीका और है जो जो ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या है हम वो देखते हैं, ये भी बता देते हैं। पेपर में वो भी आ सकता है, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, पढ़ने वाले होने चाहिए बस बच्चे, है ना। दिल थाम के बैठेगा, इसके बाद जो रिएक्शन आएंगी ना अब वो बड़े काम की रिएक्शन आएंगी। देखिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसकी सल्फोनेशन कर लीजिए। जब इसके आप सल्फोनेशन करोगे कंसंट्रेट के साथ, मैंने बताया था केस आपको, और टेम्परेचर आपको रखना है 373। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूँ, जो पहले बच्चे आज देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर देख लें कि टेम्परेचर क्या चक्कर है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा एक तो ऑर्थो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप लगेगा मतलब, और एक आपका पैरा लगेगा ऐसे। जब ये लग जाए उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो भी आपको ध्यान रखना इस बात का, घुमा देंगे टीचर आपको क्वेश्चन डाल के, कहेंगे बच्चे अब बता क्या बनेगा, बच्चे घूम जाएंगे, कहेंगे सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ये होगा तब भी पिक्रिक एसिड बनेगा। तो ये आपको बड़े ध्यान से रखना है, रिएक्शन बड़े काम की रिएक्शन है भैया जी, पेपर में पूछ लेंगे तो घूमिएगा मत। सल्फोनिक एसिड बना के उसके बाद नाइट्रिक एसिड बोल रखा है, तो भी आपको प्रोडक्ट क्या बताना है, ट्राई नाइट्रोफिनोल ही बताना है। ठीक है, साफ कर दें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं आपसे। चलिए साफ करें, और अब जो आने वाला है स्पेशल चीजें करेंगे हम स्पेशल, कुछ स्पेशल पढ़ेंगे अब हम फिनोल के लिए, फिनोल के लिए कुछ स्पेशल पढ़ेंगे, वेट करिए, वेट स्पेशल का। स्पेशल का स्पेशल, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस की, सम स्पेशल रिएक्शन, इसको भी साफ कर लेते हैं। सम स्पेशल रिएक्शन और फेनॉल, ये स्पेशल पढ़नी है, स्पेशल। ये स्पेशल दो रिएक्शंस हैं जो बहुत स्पेशल हैं फिनोल की, इसलिए क्योंकि पेपर में आती हैं, क्वेश्चन पूछते हैं वहां से, और उसका यूजफुल भी बहुत है, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत यूज है उसका, तो इसलिए इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। सबसे पहली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है, कॉल रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की चीज है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी, इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की किसके साथ, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो बड़ा काम की चीज है, बस यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने फिनोल लेना है, CO2 गैस लेनी है, NaOH लेना है, और आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। ओके, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड, ये मिल जाएगा। अब वो होगा कैसे, कैसे नहीं होगा, वही हमें समझना है। ठीक है, मतलब ऐसा मिल जाए तो ऐसा बनाना है, लेकिन क्या करना है, आप कहोगे सर CO2 तो बड़ा स्टेबल कंपाउंड है। पहली बात तो ये कि भाई ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही अंदर आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के अंदर ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये बात भेजे में घुसा के रखिए, आप भेजे में भेजा है आपके पास। अब आप कहोगे सर CO2 तो बड़ा स्टेबल कंपाउंड है, ये कहां से इलेक्ट्रोफाइल हो गया? हमने तो आज तक नहीं सुना कि ये भी कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। नहीं सुना ना? कि सुना है? नहीं सुना होगा, है ना, कि ये भी कहीं CO2 इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। लेकिन भैया जी ये ऑर्गेनिक है, यहाँ अच्छों को नहीं बख्शा जाता। CO2 तो चीज ही क्या है, होता क्या, देखिए बेटा जी, होता ये है कि जो ये फिनोल है ना, हाँ ये फिनोल, ये नेचर में कैसा है? एसिडिक है। तो बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो भैया जी क्या बना लेगा? सोल्ट बना लेगा, बनाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, देखिए बेटा जी, हमारे पास ये जो है ना, ये चीज O नेगेटिव है, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन। और जो ये O नेगेटिव है ना, O नेगेटिव, ये बहुत सुपर एक्टिवेट ग्रुप है, सुपर एक्टिवेट ग्रुप है भैया जी। तो जो बंदा इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं भी दिखता हो ना, इसको देख के उसके मन में भी लड्डू फूटेगा, रोकेगा मैं भी इलेक्ट्रोफाइल बनूंगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सुपर एक्टिवेट है। तो ये क्या करती है फिर, ये इस CO2 के मन में लालच जगा देती है, कहती है बस थोड़ा सा अपने पास एसिड रखियो, मौज कर देंगे, मौज। ये लीजिए भैया जी, मौज हो गई। ठीक है, ये तो हो गया तरीका कि भैया CO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, क्योंकि हमारी किसकी प्रेजेंस थी? इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर एक्टिविटी ग्रुप O नेगेटिव, इसकी प्रेजेंस में बना है। नोट कर लीजिएगा ये बात, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये जो बताया है ना मैंने, ये बड़ा काम की चीज बताया है। अब बातें हैं इसकी मैकेनिज्म पर। बुक्स में आपकी इसकी मैकेनिज्म नहीं है, बट मैं बताना चाहूंगा, मेरा मन करता है बताने का। तो अब इसकी मैकेनिज्म को नोट कर लीजिएगा। मैकेनिज्म पर डाली तो लाइफ झिंगा लाला, है ना, इसको पर डाला तो लाइफ झिंगा लाला है तू। ये लीजिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले क्या होगा, ठीक है, वो तो स्टेप समझ में आएगी आपको कि फिनोक्साइड आयन बनेगा। हम फिनोक्साइड आयन से आगे की वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। फिनोक्साइड आयन तो पता ही कैसे बना होगा, साल्ट ही तो बनाना है। ये कुछ ऐसा होगा, है ना, इसको मैं बल्कि ऐसे बनाने के बजाय ऐसे दिखाता हूं, क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है, ठीक है। अब देखिए जी बेटा जी, अब हमारे पास क्या होता है, जो ये प्यारा सा CO2 है ना, ऐसे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बट हमें समझने के लिए इसको ऐसा करना है कि आपको बॉन्डिंग समझा सकूं मैं। होता ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है भैया जी, ये कहाँ आएंगे? ये यहाँ आएंगे, है ना, रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ अटैक करेंगे? ये यहाँ अटैक करेंगे ना। जैसे ये अटैक करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, होगा। समझ में आई सारी लेन देन? तो यहां से बनना क्या चाहिए था? बनना तो कुछ ऐसा ही चाहिए था कि ये यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो जाएगा, हो गया। इससे यहाँ कुछ बचा नहीं है, ये एजरीज पड़े इसके। अब इसने क्योंकि इस C से बॉन्ड बना लिया, तो यह इसके पहले H पहले से था, लेकिन अभी C भी आ गया है। इस C के साथ इसने क्या लगा रखा है? यहाँ पर O लगा रखा है, और यहाँ पर ये यहाँ पर ये नेगेटिव भी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये CO एज इट इज रह गया है, और ये O नेगेटिव यहाँ आ गया है ना। अब क्या होता है, अभी तो यही जो स्टेप है ना बेटा, यही जो स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप होता है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लेते हैं कई बार आपसे कि विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहां से ना ये O क्या करता है, इसे जो कहता है, मेरे पास आजा आजा आजा, H बॉन्डिंग दूंगा, क्या दूंगा? H बॉन्डिंग दूंगा। ये बेचारा छोटा सा हाइड्रोजन फ्री था, हाइड्रोजन कहता है चल चलते हैं, छोड़ चलते हैं इस दुनिया को, हम आपके पास आएंगे। और जैसे ही वो इसके पास आएगा, तो क्या होगा ये कि ये जो O है, ये वापिस O नेगेटिव बन चुका होगा, और यहाँ बॉन्ड आ चुका होगा। ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये जाएगा और ये यहाँ से आएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर CO तो पहले से था, और ये H इस O के पास आ गया है, तो COOH बन गया है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बेटा जी। ओ बेटा जी, कितनी आसान मैकेनिज्म थी ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करेंगे जिंदगी में तो कामयाब अवश्य होंगे, नहीं करेंगे तो भैया जी IPL ही खेलोगे फिर आप, है ना। चलिए भैया, देखोगे, खेलोगे नहीं, देखोगे। IPL देखिए मत, पढ़ने के बाद एग्जाम है आपके नवंबर में, पढ़ लीजिए। अब IPL तो 1 महीना चलेगा, IPL के चक्कर में फंस गए तो ये गया भैया, ये गया। एग्जाम वाले बच्चे ध्यान दें, जिन्हें एग्जाम नहीं है वो देख सकते हैं, बट जिनके एग्जाम है नवंबर में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है।
चलिए जी, तो ये हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरूर थोड़ी यही देगा आपको, वो ऐसे ही बोल सकता था आपको कि मेरे पास ना, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ना ये है, ये कहेगा अब बना के दिखा, कंडीशन वो आपको दे देगा। क्या कहेगा, पहले पहले तेरे को यूज करना है NaOH, फिर तेरे को यूज करना है CO2, फिर यूज करना है एसिड। कहेगा सर ये तीनों कंडीशन तो इस बंदे ने बताई थी, वही वाली लग रही है कुछ कुछ, तो कर दो। ओके सर, सर ओ सर ये तो यहाँ तो पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है, अब क्या करें। तो बेटा जी जब एक ऑक्युपाई कर रखी हो तो पैरा छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे ज्यादा होगी या पैरा पे ज्यादा होगी, तो अगर ऑर्थो हमने ऑक्युपाई कर रखा है तो पैरा को पकड़ लेंगे, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है भैया जी, डरने वाली बात नहीं, आप सीधा प्रोडक्ट बताओ। और प्रोडक्ट आप क्या बताओगे कि यहाँ OH होगा, इसको हम छेड़ते नहीं है, यहां हम लगा लेते हैं, सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आपको किसी यूजफुलनेस बताता हूं, किसकी, सैलिसिलिक एसिड कहां यूज करते हैं, तभी तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बनेगी, क्योंकि इस रिएक्शन की हेल्प से हम पहले क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, फिर उस सैलिसिलिक एसिड की यूज कहां करेंगे, अच्छी सी दवाइयां बनाने में करेंगे, जिससे हम बीमार होकर ठीक हो जाते हैं खाने से, है ना। तो वो कहां कहां यूज करते हैं, तीन चीजें हैं जहां पर हम इसको यूज करते हैं। एक, सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, आप सभी ने नाम सुना है एस्पिरिन का। एक हम यूज करते हैं सैलोल के अंदर, दैट इज एंटीसेप्टिक, सैलोल वैसे डेटोल होता है, वैसे ही सैलोल होता है। और एक आप पढ़ते हो मिथाइल सैलिसिलेट, ये भी कुछ कुछ एंटीसेप्टिक जैसा ही काम करता है, मिथाइल सैलिसिलेट। तीन कंपाउंड है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड की हेल्प से बना सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा एस्पिरिन कैसे बनेगा, बस रिएक्शन बताऊंगा, पेपर में वैसे आती तो नहीं है बट फिर भी कई बार फिर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये सैलिसिलिक एसिड है, हम यूज करेंगे CH3COOCO CH3, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, सॉरी सम सॉल्ट, वीक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, दैट इज CH3CONA। बस हो गया काम खत्म, एस्पिरिन मिल गई हमें, क्या मिल गई, एस्पिरिन मिल गई, OCOCH3 मिलेगा और यहां पर COH रहेगा, दैट इज एस्पिरिन, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है बेटा जी, इसका H और ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये इसका H और ये पूरा हिस्सा निकाल दिया, दैट इज CH3COH, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया ये प्यारा, इसको भेज दिया O के पास, तो OCOCH3 हो गया, दैट इज एस्पिरिन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन, टेन टेन टेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैलोल के बारे में पढ़ते हैं। सैलोल, सैलोल में क्या लेना है, सैलिसिलिक एसिड तो लेना ही है, सैलिसिलिक एसिड का तो यूज ही पढ़ रहे हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में अब की बार आपको फिनोल लेना है, फिनोल, एक और फिनोल लेना है ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ सम POCl3। बनना क्या है, बनना क्या है भैया जी, बात तो वही है कि बनना क्या है, ये यहां ये COOC6H5, बिकॉज ये एसिड है तो इसकी प्रेजेंस में ये बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से सॉरी यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, दैट इज वाटर निकल गया बाहर और आपको सैलोल मिल गया, दैट इज सैलोल, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, इसी तरह से एक और पढ़ लेते हैं, कौन सी, मिथाइल सैलिसिलेट कैसे बनेगा, बड़ा आसान है वो भी, हम पढ़ाएं और मुश्किल हो जाए हो ही नहीं सकता। ये लीजिए सैलिसिलिक एसिड, ये आपको लेना है, मिथाइल आया हुआ तो मिथाइल सैलिसिलेट उठा लो, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। और भैया जी अब क्या करना है बता दो, तो ये यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा ये COOH था ना, क्योंकि अल्कोहल बेस बन जाएगा तो वाटर निकल जाएगा बाहर और ये बन गया मिथाइल सैलिसिलेट। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ salicylic acid, and salicylic acid can be prepared with the help of Kolb reaction. So this is the importance of Kolb reaction. Okay, समझ में आ गई बात, भेजे में घुस गई ना। चलिए अब आते हैं अगली रिएक्शन पर, अगली स्पेशल रिएक्शन पर। हाँ जी हाँ, ध्यान से देखिए देखने वालों,
ध्यान से देखिए। सेकंड इज राइमर टाइमर रिएक्शन। बढ़िया जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, दैट इज राइमर टाइमर रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन किसी को अगर ना दिया हो तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक पढ़े और ये रिएक्शन ना पता हो, पॉसिबल ही नहीं है। राइमर टाइमर रिएक्शन बड़े काम की चीज है, बड़े ही काम की चीज है। करना क्या है, पहली कंडीशन याद रखिए, आपको दो तरह की चीजें इसमें मिल सकती हैं। या तो आपको मिलेगा CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH NH कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज कोल भी रहेगी बेटा, पता नहीं कोल में एक चीज रहेगी, ध्यान आ गई मेरे को, इसलिए बता देता हूं पहले। अब ध्यान है क्या कर सकते हैं, हाँ फटाफट याद आती है। अगर उसने आपको NOH बोला हुआ है तो ऑर्थो आइसोमर बनेगा आपका, मतलब COH जो लग रहा था वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ था। लेकिन अगर आपका पैरा KOH बोल रखा है उसने, तो आपको पैरा आइसोमर बनाना है। ये बड़ा काम की चीज, ध्यान रखिएगा। कोल्ब के लिए था ये, कोल्ब के लिए। इफ यू आर यूजिंग द NOH we will form the ortho isomer, but if we use the KOH we will get the para isomer। हाँ, अगर ऑर्थो आइसोमर ऑक्युपाई कर रखा है पहले से तो पैरा बन सकता है। जैसे एग्जांपल अभी वो CH3 वाला दिया भी था कि अगर ऑर्थो ऑक्युपाई करके पोजीशन तो फिर तो NOH के प्रेजेंस में भी पैरा बनेगा। लेकिन अगर ऑर्थो ऑक्युपाई नहीं है तो NOH के प्रेजेंस में ऑर्थो बनेगा, KOH के प्रेजेंस में पैरा बनेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब वापस से इस पे आते हैं। अब यहां पर आपको दो चीजें मिल सकती हैं, एक कि CHCl3 आपको मिल सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, या आपको सेकंड क्या हो सकता है कि CCl4 मिल सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, सॉरी NOH। दोनों हो सकते हैं, KOH भी हो सकता है, NOH भी हो सकता है, दोनों बेस है, अल्कली है। बेस बात अल्कली की है, अल्कली होना चाहिए, है ना। KOH भी मिल सकता है, NOH भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये वाली, पेपर में मोस्टली आपसे यही पूछते हैं, इसी की प्रेजेंस में आपसे पूछी जाती है, इसी की प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट तो ज्यादा यही है, पेपर में ज्यादातर तो इसी के बारे में पूछते हैं। NOH दे दिया, KOH दे दिया, कुछ बुक्स में KOH यूज कर रहे हैं, कुछ में NOH यूज कर रहे हैं, दोनों कर सकते हैं, अल्कली है, दोनों ही अच्छे बेस है ना। तो करना क्या है हमें, करना क्या है हमें कि होना ये है कि जब तुम कोई फिनोल लोगे, कि जब कोई फिनोल आ जाए साथ में क्लोरोफॉर्म भी आ जाए, ये क्लोरोफॉर्म है ना, दिस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है ना। तुम लेना बेस थोड़ा वो साथिया, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, बन गया, बन ही गया। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम राइमर टाइमर रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH या KOH वी विल गेट सैलिसल्डिहाइड, और इज इट कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कैसे भी बता दे सकते हैं आपको, वो आपको ध्यान में रखना है कि या तो इसको सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड भी हो सकता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसका नाम दे सकते हैं। ये तो हो गई रिएक्शन, रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। इसकी मैकेनिज्म बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैकेनिज्म जानते हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म लगती है मुझे, मजेदार मैकेनिज्म है, मजेदार। फिर वही बात है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, CHCl3 स्टेबल कंपाउंड, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब हम CHCl3 की रिएक्शन, या मैं NH ले रहा हूं ना, तो मैंने ले लेते हैं यहाँ पे, NH के साथ कर रहे हैं और थोड़ा सा हीट कर देता हूं इसको, तो होता यह है यहां से कि आपको डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। यही आपको याद रखना है, पेपर में एक नंबर में पूछ लेते हैं कि राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर कौन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यही आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा इलेक्ट्रोफाइल है जो राइमर टाइमर रिएक्शन के दौरान बनता है, यही अटैक करेगा। ठीक है, तो CCl2 इज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये भी ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि हम फिनोक्साइड आयन लेंगे, हमने अभी हमारा कोई बेस ले रहे को, फिर वही
बेस लेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो फिनोक्साइड आयन बनेगा इस तरह से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं यहाँ पे NaOH करता हूँ, यहाँ क्या बनेगा, मैं रफली लिख रहा हूँ वैसे, O नेगेटिव बनेगा है ना। तो ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है। तो ये क्या है, ये सुपर एक्टिवेटर है। तो ये क्या कर देता है, ये इसको कहता है कि तू ये बन, ठीक है। तो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बिन। ये हमारा मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता ऐसे है, ऐसे है। अब आते हैं अटैक कैसे करेगा, किस पे अटैक करवाना है, अटैक करवाना है हमें फिनोल पे, है ना। तो ये लिया हमने फिनोल, लेकिन फिनोल तो पहले ही रिएक्शन कर चुका है NaOH के साथ और फिनोक्साइड आयन बना चुका है। ये ऐसे होगा, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रोफाइल है इसको क्या दिखेंगे, इसको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना। सर कार्बन के पास तो लोन पेयर दिख रहा है हमें, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, बेटा जी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास तो 8 है ही नहीं, 2 तो ये है और 4 इसके बचे ही हुए, 2 कम है ना, दैट्स व्हाई इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पास जाएंगे, और फिर तो आपको पता ही चल गया होगा, इतने तो समझदार हो गए हो आप कि यहाँ वो डबल आ गया होगा बॉन्ड, इसके पास यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पर CCl2 लग जाएगा आगे और इन पर कोई असर अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी, घुस गई होगी। उसके बाद यहां भी क्या होता है बेटा जी, यहां भी एक तरह की इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां आते हैं, ये कार्बन कहता है भैया हाइड्रोजन तू हमारे पास आ जा, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। CCl2 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ये कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, दैट्स व्हाई इट कैन शो H बॉन्डिंग। वैसे तो कार्बन करता नहीं H बॉन्डिंग, लेकिन इन 2 क्लोरीन की प्रेजेंस में ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया कि ये भी अब क्या करता है कि मैं भी H के साथ क्या कर सकता हूं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कर सकता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे नहीं करता है, लेकिन जब ये CCl 2 CCl लगे ना इसके बाद, इस वजह से इसके अंदर भी जोश आ गया, अब भी हम क्या करेंगे, H बॉन्डिंग करेंगे हम भी। तो होता क्या है, यहां से जैसे ही यहां जाएगा ये वापस यहां पहुंच जाएंगे भाई साहब। तो ये होगा कि ये लगा नेगेटिव, ये आपका यहां पर बॉन्ड वापस बन गया, यहां पर आपका H चला गया है और ये बन चुका है CH और ये 2 Cl हो चुके हैं। कहेंगे सर अब कुछ बात बनेगी बेटा, बनेगी। अब देखिए हमने हैलोअल्केन में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी sp3 कार्बन के साथ जो क्लोरीन लगे हुए हैं उनकी रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ करते हैं, एक्वस के साथ, तो वो OH क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा इन दोनों क्लोरीन का और इनकी जगह पर भेज देगा अपने 2 OH इस तरह से, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में पढ़ के आए हैं कि भैया एक कार्बन पर 2 OH, ना मुन्ना ना, इतना आसान नहीं है, एक कार्बन पर 2 OH तो हो ही नहीं सकते। तो अगर एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते होंगे, ये आपको मतलब दिख रहा है कि दिख रहा है, मैं इसको वापस से साफ करके यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से ऊपर लेते हैं, क्या बात, ऐसे क्या बात करते हो तुम, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये आपका यहां पर O नेगेटिव COH और ये H तो था ही, ये यहां से आपका वाटर निकल जाएगा बाहर और बनेगा क्या, इसको कर लेते हैं साफ, यहां लगा O नेगेटिव, ये बन गया CHO, नहीं है ना CHO, देखो। और फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, एसिड लो कोई भी और फाइनली आप इसको OH बना दो, इसको CHO बना दो, ये बन गया आपका सैलिसिल्डिहाइड। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म थी किसकी, सैलिसिल्डिहाइड बनाने की ऑफ राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट किया हमने फिनोक्साइड आयन से, उस पर अटैक करेगा आपका क्लोरोकार्बीन, फर्स्ट इट अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद हो गई इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया है उस वजह से, उसके बाद 2 क्लोरीन रह गए, उनकी अब रिएक्शन फिर क्योंकि हमने NH एक्सेस में लिया हुआ है तो NaOH क्या करेगा आपका, इनके साथ रिप्लेसमेंट करेगा, सोल्यूशन करेगा इन दोनों क्लोरीन का, तो वहां 2 OH आ जाएंगे, लेकिन एक कार्बन में 2 OH टिकवाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो उस नामुमकिन को खत्म करने के लिए वो CHO बन जाता है और फिर हम एसिड लेते हैं और आपको सैलिसिल्डिहाइड मिल जाता है। सो दिस वाज द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन। एक खास बात और कि
डोमिनेट कौन कर रहा है, फिर वही बात, कहाँ लगा आके, ऑर्थो पे लगा। लेकिन अगर ऑर्थो पहले से ऑक्यूपाई है तो फिर कहाँ पे लगेगा आके, पैरा पे आके लगेगा। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब सर आपने CCl4 और लिखा था एक बारी, बिल्कुल लिखा था बेटा जी, उसमें क्या करेंगे सर? बेटा जी उसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यादा तो उसमें भी नहीं करना है, बता देते हैं वो भी आपको। डरने वाली क्या बात है, डरने वाली क्या बात है, हम है ना। देखिए ये लिया हमने बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड NaOH। यहां पर अब की बार हाँ ये O नेगेटिव था तो Na पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, है ना, हमने मैकेनिज्म दिखाया नहीं था। और यहां पर जाता है CCl3 इस तरह से, ठीक है, बात बेंजीन घुसी। फिर वही अगर हम NaOH लेंगे तो NaOH 3 सेल को रिप्लेस कर देगा, 3 सेल को रिप्लेस करेगा तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव C OH OH OH। लेकिन एक कार्बन में जब 2 ही OH टिकना नामुमकिन, 3 तो बेचारे वैसे भी नहीं टिकेंगे, तो फिर वापस वहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। और मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा COOH। अब की बार COOH बन गया, यानी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। लास्ट में तो फिर वही आपको H पॉजिटिव लेना है, H पॉजिटिव लोगे तो यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ COH बन जाएगा। तो अगर आप CCl4 यूज कर रहे हो देन यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड, इफ यू आर यूजिंग CHCl3 यू विल गेट द सैलिसिल्डिहाइड। तो यही फर्क है बस राइमर-टाइमर रिएक्शन के अंदर जो आपको आना चाहिए था। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन एक एबनॉर्मल रिएक्शंस में आती है, और वो किसके लिए है, वो जेई और नीट के बच्चों के लिए है। वो अच्छी रिएक्शन है, ये तो है जेई, लेकिन वो बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, बोर्ड में नहीं आती है, लेकिन जेई और नीट के अंदर वहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। ध्यान से उस रिएक्शन को देखिएगा, ध्यान से। उसको बोलते हैं एबनॉर्मल राइमर-टाइमर रिएक्शन, एबनॉर्मल नाम आ गया उसका, एबनॉर्मल राइमर-टाइमर रिएक्शन, RTR। ठीक है, क्या करना है देखिए, वो आपको कहेगा कि आपको क्या लेना है, आपको एक ये लेना है, ठीक है। साथ में आपको वही सब कंडीशन रखनी है, CHCl3 रखना है, KOH रखना है और हीट करना है, ठीक है। बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यही तो अलग रिएक्शन है, देखो बेटा जी, यही तो अलग रिएक्शन है, यही तो मुद्दा था सारा का सारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं प्लीज इस रिएक्शन को नोट कर लें, मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। कैसे करना, क्या देख, होता ये है कि यहां नेगेटिव आ जाता है और यहां CCl2, वही क्लोरोकार्बन बन गया। फिर फाइनली होता क्या है, यहां से आपको एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, एंड दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन जो है वो होगी, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से, अरे भैया जी ऐसे 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 यहां C लग गया और इसी के साथ 2, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे तो दोनों जुड़ जाता है, दैट इज नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन यहां से होती है, ठीक है। और यहां तो नेगेटिव रहेगा ही, और ये ऐसे है ही, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ जाएंगे। तो कुछ कुछ आपको क्या मिलेगा, कुछ कुछ आपको कुछ 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 और कुछ 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 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ यहां कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा रिंग जो है वो नेगेटिव यहां जाएगा, और यहां 2 Cl आपके लगे हुए हैं, ये बॉन्ड यहां आ चुका है एक, और एक बॉन्ड आपका यहां आ चुका है, ठीक है। फाइनली आपको दिख ही रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है फिर यहां भी आ जाएंगे, और फाइनली आपको क्या मिलेगी, उसको ऊपर ले लेता हूं, 6 कार्बन की रिंग मिलेगी और Cl मिलेगा, ये Cl निकल जाएगा बाहर अपना, है ना। Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ ठीक है, यहाँ आएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा,
ओके, तो ये इस तरह से आपको ये रिएक्शन जो है ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये बोला हुआ है और ये बोले हुए हैं तो ये भी एग्जांपल रायमंड टाइमर का ही है और उस केस में आपको क्लोरोबेंजीन जो है वो प्राप्त होगा। समझ में आया? अब एक बात और नोट करिएगा इसके अंदर, वो भी काम की है। रायमंड टाइमर रिएक्शन बहुत काम की भैया, ये सब बातें बता रहा हूं आगे वाली, ये भी किसके लिए हैं? नीट और जेई के बच्चों के लिए ही हैं। तो कान खुले, आंख खुली, दिमाग खुला रखिएगा। क्या अब हमने जितने एग्जांपल लिए लाइक CH3 लिया या CCl4 लिया, उसमें हेलोजन सेम है ना, उसमें हेलोजन सेम है। बट अगर हेलोजन डिफरेंट हो तो क्या होगा? अगर हेलोजन डिफरेंट हो तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास CH, Br और Cl और I है, तीन है, तीनों डिफरेंट हेलोजन है ना, CH, Cl, Br, I। और वही मैं KOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करूंगा अगर, तो इलेक्ट्रोफाइल अब की बार क्या बनेगा? कौन जाएगा? जब तो उसमें तो हमें पता था भाई CHCl3 है, उसमें CHCl3 के अंदर क्या चला गया? Cl चला गया, एक CCl2 बच गया ना, H भी चला गया और CCl2 Cl भी चला गया। बट यहां किसको भेजे? Cl को भेजे, Br को भेजे कि I को भेजे? लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? लिविंग ग्रुप हम पढ़ के आए हैं हेलोल्केन्स के अंदर, I नेगेटिव इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। तो जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना सभी हेलोजेंस में से वो निकल लेगा। तो क्या बनेगा यहां से? C, Cl, Br और ये लोन पेयर निकला कौन? I निकल गया। I उड़ गया भैया, तोते उड़ गए I के, क्योंकि I लिविंग ग्रुप है। इसी तरह से मान लीजिए CHCl2Br होता प्लस वही KOH होता इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता? तो कौन निकलता? फिर Br निकलता है ना, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से, दैट इज CCl2 ही मिलता हमें। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहां भी CCl2 ही बनेगा। और अगर CHClBr2 होता और KH लेते तो भी Br जाएगा, तो क्या बनेगा? CClBr बनेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये वाली? क्या नहीं आई? आ गई होगी अच्छे से, बढ़िया तरीके से, हाँ। तो अगर आपसे कहूं कि भैया जी ये क्वेश्चन है, ये ही क्वेश्चन करना है ऐसे, और यहां मैंने आपको बोल दिया कोई भी ले लो इसमें से, CHClBr ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा? बता दो, जल्दी से बता दो, अभी बता दो। इस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ये 5 की रिंग इसमें बन जाएगी 6 में, तो ये 6 में बन गई। अब देखो पहले केस में तो डाइक्लोरोकार्बन अटैक करेगा, मतलब कहाँ गया ये अटैक करेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दोनों निकल जाएंगे, तो नहीं निकल सकते हैं, निकलेगा तो ये की, है ना। तो Br एक तो I तो पहले ही निकल चुका है, अब कौन निकलेगा इन दोनों में से? अब कौन लिविंग ग्रुप अच्छा बच गया? Br बच गया। तो नेक्स्ट में कौन चला जाएगा? Br, तो पीछे कौन रह गया? Cl। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, बड़ा काम का है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, एक और रिएक्शन आती है पेपर में, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पेपर में आ जाती है, कई बार दे देते टीचर, क्यों दे देते पता नहीं, बट आती है, अच्छी रिएक्शन है। कंडेंसेशन करनी है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एग्जांपल नहीं है, कंडेंसेशन करनी है। कंडेंसेशन किसके साथ? विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड इससे बनता क्या है? बड़ी काम की चीज बनती है भैया इससे, इस रिएक्शन से बड़ी काम की चीज बनती है। क्या? फिनोफ्थलीन बनता है। इंडिकेटर हमने पढ़ा है ना फिनोफ्थलीन, तो इससे फिनोफ्थलीन बनता है। क्या बनता है? फिनोफ्थलीन बनता है। कैसे बनता है? लेना क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड, दैट विल बी C, देयर इज O, देयर इज आल्सो O, एंड यहां पे क्या लगाएंगे हम? O, एनहाइड्राइड ना, O, तो ये O लग गया। अब मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, फिनोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, फिनोल के 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। तो यहां से ये भैया जी कहते हैं चलो हमारे साथ चलो आप, चलो 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 चलो, वाटर निकला, वाटर वाटर कंडेंसेशन हुई ना, दैट मीन्स की वाटर निकलेगा। और जब वाटर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, बन गया फिनोफ्थलीन। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई कहे, वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं टीचर, प्रैक्टिकल के होते हैं जब आपके वाइवा, तब आपसे पूछ सकते हैं वहां पे, तो कहिएगा हमें पता है कि फिनोफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, ऐसे ये OH लगेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोफ्थलीन। और ये वाले जो H होते हैं ये वो लूज कर सकता है, इसीलिए फिनोफ्थलीन जो है वो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है।
तो इसी रीजन की वजह से ये H लूज कर सकता है, इसी रीजन की वजह से इट बिहेव लाइक ए वीक एसिड। इसके अलावा अल्कोहल जो फिनोल जो है वो ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है। वहां से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आपका आ जाता है, तो उसको भी कर लीजिए, लगे लगाए हाथ। दिक्कत क्या है भैया जी, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। अगर हम फिनोल का कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन, यूज क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ले लिया K2Cr2O7, ये तो बहुत अच्छा है ना। और किसमें लेते हैं हमेशा, एसिडिक मीडियम में, तो H2SO4 ले लेते हैं। क्या बनेगा, किनोन बनेगा, किनोन। एनसीईआरटी रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, दैट इज किनोन। हाइड्रोजन कैसे बनता, ऐसा लगा देते हैं यहां पर दोनों जगह, है ना, बताया था मैंने। उसके बाद रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन बता दीजिए मुझे। रिडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे ना, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे। तो लो भैया हाइड्रोजन ले लिया हमने, और ये हमेशा कोई कैटलिस्ट लगता है जिसको बोलते हैं निकल। और निकल तो पहली गली से निकल, पहली फुर्सत में निकल, लो भाई ये बना दिया हमने, दिस दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल। क्योंकि सारे सबको क्या मिल गया, एक एक H मिल गया ना, सभी खुश हो गए, है ना, सबकी दिवाली हो गई कि सबको H मिल गया, ये OH रह गया यहाँ पे, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये भी पेपर में आ सकता है। दिस वाज द रिएक्शंस। तो हमने केमिकल रिएक्शन सारे की सारी कंप्लीट कर ली बेटा, जो हम कर सकते थे। ऑल रिएक्शंस वी हैव कंप्लीटेड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है फिनोल का और अल्कोहल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट इज द डिस्ट्रक्शन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियर अल्कोहल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, दैट इज इट मे बी प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी, इट मे बी टर्शियरी। उसके टेस्ट पढ़ने को समय, दैट इज लुकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। और एक आइडोफॉर्म टेस्ट हम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके अलावा फिनोल के लिए 2-4 टेस्ट पढ़ने हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे आसानी से, बड़े इजी टेस्ट हैं। तो उन टेस्ट को अगर समझना है आपको अच्छे से, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। वेट करिए उस वीडियो का, और वेट ना करना पड़े इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ताकि चैनल में जब वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ गई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा ईथर रह जाएगा, फिर हम ईथर पढ़ेंगे अच्छे से, और ईथर पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। ईथर तो छोटा ही है, 2 लेक्चर का टॉपिक है ईथर में, तो 2 भी नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा शायद, एक भी लग जाए, 2 भी लग जाए, 2 लग सकते हैं मैक्सिमम। 2 लेक्चर का टॉपिक है ईथर का। ईथर पढ़ने के बाद हमारा अल्कोहल, फिनोल और जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट में बी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो तब तक के लिए बने रहिए विद सुशील जैन एंड कैमवेदा। और चैनल को मैं बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।